बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। प्रीवियस क्लास में हमने स्केलेटन सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया था। सबसे पहले कैटेगरी थी हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हमने क्लाफ प्लेट, माइक्रोसिफेली और एथराइटस पढ़ा था। उसके बाद दूसरी कैटेगरी थी हार्मोनल डिसऑर्डर्स, इसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा था। और फिर तीसरी कैटेगरी थी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जिसमें हमने हाइपोकैल्सीमिया, रिकेट्स, डिस्क स्लीप, स्पॉन्डाइलिसिस, स्केशिएटिका ये पढ़ी थी। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, और ये है फ्रैक्चर्ड बोन। ये हमारा टॉपिक रह गया था, तो इस पर बात करते हैं कि फ्रैक्चर्ड बोन क्या होता है और बोन अपने आप को हील कैसे करती है। देखें जी, पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो बोन्स होती हैं, आपका स्केलेटन सिस्टम ज्यादातर बोन से बना हुआ है। और ये जो आपकी बोन्स होती हैं, दे आर लिविंग। ये बिल्कुल आपके खाल, आपके गोश्त की तरह लिविंग होती है। आपकी खाल लिविंग टिश्यूज से बने हुए हैं, आपकी जो गोश्त है वो लिविंग टिश्यू से बना हुआ है। सिमिलरली आपकी जो बोन्स होती हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज। ये भी आपके लिविंग टिश्यूज से मिलके बनी हुई होती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से आपकी खाल अगर कट जाती है, तो आपकी ये जो लिविंग खाल होती है, ये अपने आप को रिपेयर करके दोबारा उस जगह को सी देती है, जोड़ देती है। इसी तरीके से गोश्त के साथ मामला होता है, यही बोन्स के साथ भी होता है। आपकी बोन्स भी अगर कहीं से फ्रैक्चर हो जाएगी, कहीं से उसमें बाल पड़ जाएगा, या कहीं से वो अगर टूट जाएगी, तो आपकी बोन के अंदर भी अपने आप को रिपेयर करने की सलाहियत मौजूद है। आपकी बोन भी अपने आप को खुद ब खुद रिपेयर कर सकती है। इट कैन रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर द डैमेज। अगर कभी, जिस तरह हम देखते हैं कि अक्सर हमारे पास हाथ वगैरह कट जाता है, तो हम देखते हैं कि जी हमारे पास ये खाल है जी, सपोज करें। तो हमारे पास ये कट गया, इसका मतलब है इतने हिस्से की खाल मिसिंग हो गई। तो अब ये चूंकि हमारे इर्द गिर्द के सेल्स जो होते हैं खाल के, ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, ये जानदार होते हैं, लिहाजा ये सेल डिवीजन कर करके इस एम्प्टी स्पेस को भर देते हैं। एम्प्टी स्पेस को भर दिया जाता है, और हमारी जो है वो, हम कहते हैं कि जी हमारे खाल ने अपने आप को खुद रिपेयर कर दिया। सिमिलरली बोन्स के साथ भी मामला है कि ये अगर आपकी बोन है, सपोज करें यहाँ बीच में से टूट गई, ये आपकी बोन का एक टुकड़ा हो गया जी, ये आपकी बोन का दूसरा टुकड़ा हो गया। तो चूंकि बोन्स भी आपके जो है वो लिविंग टिश्यू से बनी हुई होती हैं, लिहाजा ये भी सेल डिवीजन करके अपनी इस एम्प्टी स्पेस को भर के वापस अपनी बोन को जोड़ देंगे। आपकी बोन अपने आप को रिपेयर कर सकती है। योर बोन कैन रिपेयर इटसेल्फ। सो इस चीज को पहली बात तो मैंने जहन में भी डाला है। अब फ्रैक्चर बोन क्या होता है? बाद औकात हादसा हो जाए, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो जाए, ठीक है जी, अगर आपके पास कोई ये लिखा हुआ जी, कोई इंजरीज हो जाती है जी, कि कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, या कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया, जैसे कि कोई हादसा हो जाता है, अक्सर बाइकों से गिर जाते हैं, गाड़ियों से टक्कर हो जाती है, या कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें अक्सर आपकी बोन्स डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। बाद वक्त क्या होता है कि जी आपकी ओवर एज हो जाती है, बहुत ज्यादा एज होती है, तो आपकी बोन्स जो है कमजोर होने की वजह से समटाइम्स क्या होता है जी, वो ब्रेक हो जाती है। जैसे रिकेट्स वगैरह के अंदर हमने पढ़ा था कि बोन्स के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, जिससे बोन सॉफ्ट हो जाती है। अब सॉफ्ट बोन के चांसेस आराम से होते हैं जी, आराम से टूट जाएगी वो। सिमिलरली ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी हमने देखा था कि जी ऑस्टियोपोरोसिस में भी बोन्स जो है वो वीक हो जाती हैं। हाइपोकैल्सिया में भी यही प्रॉब्लम था कि कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो सॉफ्ट बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, और उनके ब्रेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आपकी हड्डी जो है किसी फिजिकल ट्रॉमा, किसी इंजरी, या किसी भी एक्स वाई जेड वीकनिंग की वजह से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, इसको आप कहते हैं फ्रैक्चर बोन्स। फ्रैक्चर बोन। अब इसमें छोटा बाल जो होता है, अक्सर बाल होता है, हमारी हड्डी पूरी 2 टुकड़ों में नहीं तकसीम होती। बालों का तो ऐसा होता है कि ये आपके पास एक बोन है जी, आपके पास इसमें हल्का सा फ्रैक्चर आ जाता है, हल्का सा, पूरी ब्रेक नहीं हुई है। बाद औकात ऐसा होता है जी कि वो आपकी पूरी पूरी हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं। दोनों का मामला एक ही है, लेकिन हम तरह ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस को स्टडी करते हैं कि जी बिल्कुल हड्डी के 2 टुकड़े हो गए, और दोनों टुकड़े एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है, ऐसे हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। तो इसका मामला कैसे होता है? ये ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है। बाकी अगर हल्का सा फ्रैक्चर होता है, तो वो इतना एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होता, उसमें हल्का सा जो है प्लास्टर लगा दिया जाता है, और काफी जल्दी ही वो आप जो है आपकी बोन अपने आप को रिपेयर कर देती है। अगर हड्डियां टूट जाती हैं, एक हड्डी के टुकड़े होकर 2 हड्डी बन जाती हैं, इसको आप कहते हो फ्रैक्चर बोन। और मैंने अभी आपको बताया कि आपके जो बोन्स होते हैं वो लिविंग टिश्यूज से बने हुए होते हैं, और खाल और गोश्त की तरह आपके बोन्स में भी अपने आप को रिपेयर करने की, वापस जोड़ने की सलाहियत मौजूद होती है।
सो ये अपने आप को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर तीनों सेल्स जो है बोन के, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, तीनों का काम होता है, लेकिन असल काम जो होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट का होता है और ऑस्टियोक्लास्ट का होता है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है, मैं आपको दोबारा भी बोन का भी एक रिव्यू दे देता हूँ छोटा सा। तो असल हमारे पास जो बोन के तीन में से ये दो सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट हमारे सेल्स बनाते हैं, ब्लास्ट सेल्स खाते हैं, इनका असल काम होता है। इन दोनों के मिलकर काम करने से आपकी बोन जो है वो अपने आप को रिपेयर करने की सलाहियत रखती है। अब इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जैसे अक्सर हम बीमार हो जाते हैं तो उसमें हमें डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देता है, हम वो खाते हैं जी और हम उससे सही हो जाते हैं, तो चलें इसमें डॉक्टर का रोल है। सिमिलरली अगर कोई सर्जरी होती है तो उसमें चलें डॉक्टर का काफी कीन रोल होता है, डॉक्टर काट के आपकी जो है प्रॉपर सर्जरी करता है। बट इन केस ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन डॉक्टर का कोई काम नहीं है, बस एक छोटा सा काम है, आपकी हड्डियों की दोबारा सही पोजीशन में रीअलाइनिंग करना। यानी सपोज करें जी ये आपके पास हड्डी है, ये आपके पास हड्डी थी एक्सीडेंट से पहले की, ठीक है जी। अब एक एक्सीडेंट हुआ जिससे आपकी हड्डी जो है वो यहाँ बीच से टूट गई, और अब आपकी हड्डी जो है वो ऊपर नीचे हुई है, जो दोनों टुकड़े हैं जी हड्डी के वो थोड़े से ऊपर नीचे हो गए ऐसे, ठीक है जी। जाहिर बात है जब टुकड़े होंगे तो फिर इनके डिस्प्लेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ये ऐसे आपके ऊपर नीचे हो गए। तो यहाँ डॉक्टर का सिर्फ एक रोल होगा कि इन दोनों हड्डियों को वापस बिल्कुल इसी पोजीशन में रीअलाइन करना, यानी इन दोनों टुकड़ों को वो वापस जो है वो इस पोजीशन में रीअलाइन कर देगा। ठीक है जी, ये आपकी दोनों हड्डियों को उसने इस पोजीशन में रीलाइन कर दिया। ठीक है। तो अगर आपके पास एक हड्डी थी, किसी फिजिकल ट्रॉमा, किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्रेक हो गई, तो डॉक्टर जब एक्सरे करेगा उसको नजर आएगा कि हाँ जी आपकी हड्डी टूटी हुई है, तो वो क्या करेगा, आपकी हड्डी को वापस पुरानी पोजीशन पे लाएगा और फिर एक प्लस्तर बांध देगा। प्लस्तर क्यों बांधेगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। बहरहाल इस ये रोल है डॉक्टर का, तो वो जो है बस आपकी हड्डियों को क्या करेगा, रीअलाइन करेगा। रीअलाइन करेगा आपके फ्रैक्चर पार्ट्स को, और उसके बाद जो है वो प्लस्तर बांध देगा। ठीक है जी। अब प्लस्तर क्यों बांधा जाता है जी, वो यूं बांधा जाता है कि अब हमें पता है जी हमारी हड्डी जब टूटी है, यहाँ बीच के कुछ टिश्यूज जो है वो छोटे छोटे, यानी कुछ हमारे हड्डी के जो टुकड़े हैं वो छोटे छोटे जर्रात बन के बिखर गए। यहाँ जो पार्ट था वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, वो यहाँ से आ गया, जमा हो गया, और यहाँ बीच में अब हमारे पास खाली स्पेस मौजूद है। अब बोन्स क्या करेंगे जी, बोन्स यहाँ पर नए सेल्स बना के ऐड करेंगे जिससे ये दोनों हड्डियां जुड़ जाएंगी। सही कह रहा हूँ ना, आपके पास हड्डी जुड़ी हुई थी, क्या हुआ जी, इतने पोर्शन की आपकी जो हड्डी है, ये पोर्शन जो आपकी हड्डी है ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गई, टूट गई, चूरा चूरा हो गई है। तो अब ये चूरे हैं और बाकी बीच में जो है आपके पास खाली स्पेस आ गई। डॉक्टर जब इसको रियलाइन करेगा तो वो क्यों करता है, ताकि अब आपके ये जो दोनों हड्डी के सिरे हैं, जब ये अपने नए सेल्स बनाकर इस एम्प्टी स्पेस को भरें तो आपकी हड्डी बिल्कुल सही बन जाए। अगर आप इसी पोजीशन पे रखें हड्डी को, रीअलाइन ना करें, तो अब क्या होगा, यहाँ के जो सेल्स बनेंगे वो ये हड्डी बन जाएगी, और यहाँ के जो सेल्स बनेंगे वो ये हड्डी बन जाएगी। तो अब आपकी हड्डी जुड़ तो गई लेकिन बहुत कम एरिया पे जुड़ी हुई है, देखें बहुत कम एरिया पे जुड़ी हुई है ना, तो हड्डी आपकी सही होगी, जरा सा चलोगे दोबारा टूट जाएगी, काम खराब हो जाएगा। तो रीअलाइन करने का मतलब है कि ताकि जब दोनों हड्डियां अपने नए सेल्स बनाएंगी तो ये दोनों हड्डियां सही तरीके से आपस में जुड़े, सही तरीके से जुड़े, ऐसे जुड़ जाएंगी आपकी। तो यूं वो रियलाइन करता है और इसी वजह से आपके हाथ पे या जहां की भी हड्डी है वहां प्लस्तर बांध देगा, ताकि आप जरा सी भी हाथ पैर को मूवमेंट देंगे तो वापस आपके डिसलोकेट होने का खतरा है। अगर आप प्लस्तर नहीं बांधेंगे, जरा सा आप हाथ हिलाएंगे आपकी हड्डियां दोबारा हिल जाएंगी और दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएंगी। वो प्लस्तर बांध के आपके हाथ को बिल्कुल सख्त कर देता है, ताकि अगर आप अपने हाथ के अंदर मूवमेंट करें तो भी आपकी हड्डियां जिस पोजीशन पे डॉक्टर ने सेट की हैं उसी पोजीशन पे रहें। ठीक है। बाद औकात इस ऐसा होता है कि जी कोई बहुत बड़ा टुकड़ा अगर टूट जाए, मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। बाद औकात ऐसा होता है कि जी कोई बहुत बड़ा टुकड़ा टूट जाता है हमारी हड्डी का, काफी टुकड़ा जो है वो ऐसे, जैसे कि जी ये आपकी ओरिजिनल हड्डी थी, ये आपके पास ओरिजिनल हड्डी थी, ये आपकी ओरिजिनल हड्डी थी, ठीक है जी, ये आपकी ओरिजिनल हड्डी थी, लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा जो है वो टूट के चूरा चूरा हो गया है। तब आपका एक हड्डी का टुकड़ा जो है वो ये हो गया, ये, और एक हड्डी का टुकड़ा जो है वो आपका ये हो गया, और काफी बड़ा टुकड़ा जो है वो अब आपका चूरा चूरा होके चला गया। चलो उस चूरे को तो अभी आप छोड़ो, लेकिन अब इस पोजीशन में भी आप लाओगे तो भी, आप प्लस्तर भी बांधोगे तो भी हड्डी हिलेगी, क्योंकि आपने तो यहाँ एडजस्ट ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर वो रॉड और स्क्रूज के जरिए रॉड डाली जाती है हड्डियों के अंदर, ऐसे रॉड अटैच कर दी जाएगी, एक यहाँ पर एक यहाँ पर,
स्क्रू की मदद से ऐसे रॉड लगा दी जाएगी, एक यहाँ पर रॉड लगाई जाएगी ऐसे और ऐसे मुख्तलिफ पोजीशन पे, एक यहाँ लगा दी जाएगी। स्क्रू की मदद से उस रॉड को दोनों तरफ से अटैच कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये रॉड्स आपके दोनों पार्ट्स को स्टिल पकड़ के रखेगी, बाद अंदर भी डाली जाती है। तो ये रॉड होता है ना, अक्सर हम देखते हैं कि जी एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर हम कहते हैं जी रॉड डलेगी आपकी हड्डियों में, वो ये मामला होता है। ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट आपका हड्डी का टूट जाए तो ये मामला होता है। चले जी, अब डॉक्टर का काम तो हो गया जी। डॉक्टर ने क्या किया, आपकी जो ब्रोकिंग पार्ट है, फ्रैक्चर पार्ट है, उनको रियलाइन किया और फिर प्लस्तर बांध दिया ताकि आपके जो ब्रोकन एंड्स हैं वो प्रॉपर पोजीशन में रहें जब आपकी हड्डी एक दूसरे को, एक आपकी हड्डी जो है वो अपने आप को हील कर रही हो। ठीक है, अब देखते हैं बोन्स किस तरह हील करती हैं। तो यहाँ बोन्स के हीलिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमें जरा वापस बोन के टिश्यू को समझना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि आपकी बोन जो है, अगर हम अपनी बोन को काट के देखें, ये हमारी बोन का टुकड़ा है जी, ठीक है जी, ये एक हमारी हड्डी को काट के दिखाया हुआ है। खैर मैं आपको बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूँ, आपके बीच में यहाँ बोन मैरो होता है, फिर ये वाला जो रीजन होता है काफी पोरस टाइप का होता है, स्पॉन्जी बोन कहते हैं, जबकि ये वाला रीजन जो है हार्ड होता है, इसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। जबकि बोन की जो आउटर सरफेस होती है उसको हम कहते हैं पेरिस्टियम। अब ये जो आपकी कॉम्पैक्ट बोन होती हैं या स्पंजी बोन्स भी होती हैं, इनमें आपके पास ऐसे सर्कुलर सर्कुलर डिस्क मौजूद होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोन। ठीक है जी, ये मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, ऐसे सर्कुलर डिस्क होती हैं आपके पास कॉम्पैक्ट बोन में भी और स्पॉन्जी बोन में भी सर्कुलर डिस्क होती है, उनको हम कहते हैं ऑस्टियोन। अगर हम सर्कुलर डिस्क को देखें तो ये आपके पास सर्कुलर डिस्क की डायग्राम बनी हुई है, इसमें 3 किस्म के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। असल बोन के जो असल सेल्स होते हैं या मैच्योर सेल्स होते हैं वो ये होते हैं ऑस्टियोसाइट, जो कि बीच के रीजन में मौजूद है। जबकि आप देखो ऑस्टियोन का जो किनारा है वो 2 किस्म के सेल से बना हुआ होता है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो आपके पास ये जो ब्लू कलर के हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं, जो आपके पास रेड कलर का शो हो रहा है ये ऑस्टियोक्लास्ट है, और ये जो अंदर ये वाला सेल है, ये वाला सेल है, ये वाला सेल है, ये सारे जो हैं आपके पास ये ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं। मैंने आपको इनका काम भी बताया हुआ है कि इनका काम क्या होता है। ये ऑस्टियो जो ब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट वाले सेल, ये आपके ऑस्टियोसाइट बनाते हैं और उनको नीचे हड्डियों में डालते रहते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है, जो डैमेज खराब ऑस्टियोसाइट सेल्स होते हैं उनको ये खा जाता है, खत्म करता है। तो ये बनाते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, ये जरा काम याद रखिएगा, इन्हीं दोनों का तो रोल है। ऑस्टियोसाइट्स को बनाने का काम है ऑस्टियोब्लास्ट का, ऑस्टियोसाइट्स खाने का काम है, ऑस्टियोसाइट्स को खत्म करने का काम है ऑस्टियोक्लास्ट का। बाकी बीच में ये जितना भी मैट्रिक्स होता है, ये सारा जो मैट्रिक्स है ये आपका जो है कैल्शियम डिपॉजिट हुआ हुआ होता है इसमें, और ये जो है काफी हार्ड हुआ हुआ होता है। तो ये जरा रीजन ध्यान में रख लिएगा ये चीज। वैसे तो आपको सिर्फ सेल बताना मकसद था हमारा कि ऑस्टियोब्लास्ट का काम याद रखिएगा सेल बनाना, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होगा सेल्स को खत्म करना। चलें जी, अब आते हैं इस तरफ, आते हैं इस डायग्राम में। ए पार्ट देखें जी, ये वाला पार्ट देखना है पॉइंट, ये पार्ट देखें जी। ये हमारे पास एक हड्डी थी जो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से टूट गई, तो ये उसका पहला पार्ट हो गया जी, ये उसका टूटा हुआ दूसरा पार्ट हो गया जी, और ये रीजन जो है वो टूटा हुआ रीजन है, ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड पार्ट है ये आपका फ्रैक्चर्ड पार्ट। ठीक है जी, आपको नजर आ रहा है कि दोनों हड्डी वैसे तो जुड़ी हुई होंगी पहले, लेकिन अब बीच में से बहुत सारे जो है वो हड्डी का रीजन जो है वो टूट के चूरा चूरा हो गया, चूरा चूरा हो गया, वो चूरा यहीं कहीं मौजूद होगा। सबसे पहले तो क्या होता है जी, सबसे पहले आपका जो ब्लड होगा, जैसी हड्डी ब्रेक होती है तो ब्लड जो है यहाँ पर फौरन आके जमा होता है और क्लॉटिंग कर देता है, यानी ब्लड जमा देता है। ब्लड को आपको पता है ना, ब्लड में एक होता है रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। सो अब जैसे आपकी ये हड्डी ब्रेक होगी तो इस हड्डी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वो भी कट गई, वो भी टूट गई, तो वहां से खून निकलेगा और खून फौरन क्या करेगा, जम जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपके इस रीजन के अंदर ये जो फ्रैक्चर पार्ट है, यहाँ आपके पास एक ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी एक खून जो है अच्छा खासा खून यहाँ जमा हो जाता है, थोड़ी सी सूजन भी हो जाती है, रेडनेस कलर का नजर आ रहा होता है ये। ठीक है, इस चीज को हम कहते हैं हीमेटोमा, हीमाटोमा बन जाता है जी। ठीक है, तो जैसी ब्लड ब्रेक हुई तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उधर से ब्लड निकला और ब्लड ने आपके इस फ्रैक्चर्ड पार्ट पे क्लॉटिंग कर दी जी। अब आपका ये जो फ्रैक्चर पार्ट है ये क्लॉट पार्ट हो गया, इसको आप कहते हो हीमाटोमा, और जो है आपको ये रेड कलर की स्क्रीन नजर आ रही होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले काम आता है जी ऑस्टियोब्लास्ट का, सॉरी ऑस्टियोक्लास्ट का, वो जो सेल्स खाते हैं। ठीक है जी, ऑस्टियोक्लास्ट में यहाँ नाम लिख देता हूँ,
ऑस्टियोक्लास्ट, या आपके जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज जो आपके बोन के डैमेज ऑस्टियोसाइट्स होंगे ना, ये उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, खत्म करेंगे। जबकि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो आपके न्यू ऑस्टियोसाइट्स नाम के जो सेल्स हैं वो बनाते हैं, ये फॉर्म करेंगे, वो खत्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे। तो अब सबसे पहले इनका काम होगा ऑस्टियोक्लास्ट का। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा जी, यहाँ पे बोन के जितने भी टुकड़े होंगे ना, छोटे छोटे बोन सेल्स के यानी ऑस्टियोसाइट्स के जो चूरा होगा, ऑस्टियोक्लास्ट उनको जो है वो खत्म कर देगा, खा जाएगा, फिनिश कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है जी, यानी कि हमारी हड्डी के जो चूरा पाया जाएगा, उस चूरे को ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो खत्म कर देगा। साथ साथ हमारे ब्लड का जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें फैगोसाइट और फाइगोसाइटिक सेल्स मौजूद होते हैं, वो हमारे जो है वो ब्लड के कुछ डेड चीजों को या टिश्यूज को, डेड डेड टिश्यूज को वगैरह वगैरह खा जाएंगे। तो यानी जगह साफ की गई है। सबसे पहले आपके इस एरिया को सील किया, ब्लड ने क्लॉट करके आपके इस एरिया को सील किया। इस सील्ड एरिया, सील्ड क्लॉटिंग को आप कहते हो हीमाटोमा। फिर उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट ने जो हड्डी के टुकड़े थे उनको खत्म किया, और आपके जो ब्लड के फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं वो आपके जो है टिश्यू या कोई डैमेज टिश्यू होता है या कोई खाल या कोई खून का लोथड़ा है उनको खत्म करते हैं। उसके बाद इनका काम होता है ऑस्टियोब्लास्ट का। ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है जी, ये आपके ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले ये कार्टिलेजिस टाइप के ऑस्टियोसाइट बनाएंगे, कार्टिलेज का टिश्यू बनाएंगे। एक कार्टिलेज का, ये लिखा हुआ जी, कार्टिलेज का टिश्यू बनाएंगे जिसको हम कहते हैं कैलस। और कैलस जो है, अब ये हीमाटोमा को हटा के कैलस आ जाएगा। अब ये जो हीमाटोमा है ना, ब्लड की क्लॉटिंग हुई है, ये खत्म हो जाएगी, और इसकी जगह अब एक सॉफ्ट कार्टिलेज सा टिश्यू बन जाएगा। कौन बनाते हैं ये? ऑस्टियोब्लास्ट। तो अब आपकी हीमाटोमा खत्म हो जाएगा, वहां से ब्लड खत्म हो जाएगा, मैंने आपको बताया फैगोसाइटिस थी उसको खत्म कर देंगे, और अब इसको रिप्लेस कर देंगे ऑस्टियोब्लास्ट ने जो कार्टिलेज कैप्सूल बनाया होगा वो आके यहाँ फिट हो जाएगा, ताकि इस जो रीजन अब आपके हड्डी को जो जुड़ना है ना, तो अब वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, उसमें मजबूती आ जाए। तो ये जो कार्टिलेज टिश्यू बना है इसको हम कहते हैं कैलस। अब कैलस बनने के बाद अब आपके फिर दोबारा इन्हीं दोनों सेल्स का काम शुरू हो जाता है जी, ये अब अपना काम शुरू कर देते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो अगर कोई सेल का कोई डैमेज ऑस्टियोसाइट पाया जा रहा होगा, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अब नए सेल्स बनाएंगे, वो नए बोन्स के हार्ड सेल्स बनेंगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस कैलस को रिप्लेस करते जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये कार्टिलेजिस कैलस है, ये खत्म होता जाएगा, और इसकी जगह जो है वो बोन्स के ऑस्टियोसाइड आना शुरू हो जाएंगे, और अब आपकी बोन जो है वो इस जगह जुड़ जाएगी। समझ आई बात? तो ये आपके पास बोन का फ्रैक्चर्ड पार्ट था। सबसे पहले यहाँ ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो यहाँ सेल डेब्रीज, सेल के टुकड़ों को खत्म कर देते हैं। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो एक कार्टिलेज टिश्यू बनाता है कैलस। कैलस जो है वो बोन्स यानी ब्लड क्लॉटिंग को हटा के कैलस आ जाएगा, अब यहाँ पे कैलस का टिश्यू बन गया। अब उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट फर्दर कोई सेल्स होंगे, डिस्ट्रॉय सेल्स हुए होंगे उनको, यानी कि खराब हुए हुए ऑस्टियोसाइड होंगे, ये उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो अब नए असली बोन के सेल्स बनाएगा, हार्ड वाले ऑस्टियोसाइड, और वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लगते जाएंगे, और उनकी जगह जो कैलस है वो खत्म होता जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट उसको खत्म करता जाएगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कैलस को खत्म करता जाएगा, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो नए नए सेल्स बना के इस रीजन में डाल देंगे। अब आप देखें जी, यहाँ पे ये कार्टिलेज टिश्यू था, और अब ये रिप्लेस हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, देखें ब्लड से, बोन से, और अब आपकी दोनों हड्डियां जुड़ गई। ऐसे होती है बोन। तो ये जरा टेक्स्ट चेक कर लेते हैं जी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखें बोन हेलिंग प्रोसेस क्या है जी, हमारे पास बोन्स में तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, इनका काम होता है कि ये बोन्स के सेल्स को बनाते हैं। एक ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ये तो एक्चुअल बोन के सेल्स होते हैं, और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे बोन्स को खत्म करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, बोन सेल्स को खा जाते हैं। तो ये इनको बनाते हैं और ये इनको खा जाते हैं। रिपेयरिंग ऑफ बून जो है वो रिजल्ट है जी किस चीज का? कोऑर्डिनेट एक्टिविटी होती है किसकी? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की, दोनों मिलकर काम करते हैं जी। ये नए सेल्स बनाता है, ये नए सेल्स खाता है। तकरीबन 6 हफ्ते का टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में, 6 हफ्ते का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा कितना बड़ा रीजन जो है वो फ्रैक्चर हुआ हुआ है। सबसे पहले देख लें जी एक एक पॉइंट। बोन जो है, सॉरी ब्लड जो है वो सबसे पहले एक क्लॉट बनाता है जी इंजर्ड साइट पर। उस क्लॉट पर क्या होता है जी, उसको हम हीमाटोमा कहते हैं, मैंने आपको नाम बता दिया। उसमें क्या होता है, जो ब्लड के फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो, और जो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं,
ऑस्टियोक्लास्ट जो हमारे बोन्स के सेल्स को खाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं जी, हमारे इंजस्ट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं हमारे सेल्स की, अगर कोई सेल्स यानी टिश्यू वगैरह का कोई डैमेज पार्ट है या हमारे बोन्स के जो टुकड़े होते हैं उनको ये फिनिश कर देते हैं। उसके बाद जो फ्रैक्चर पार्ट होता है हमारे पास पेरियोस्टोम, यानी हमारी हड्डी की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम पेरियोस्टोम कहते हैं, जब ये टूटती है, हड्डी टूटेगी तो जाहिर बात उसकी मेम्ब्रेन भी टूटेगी, तो ये सारी एक्टिविटी इससे स्टार्ट होती है। जैसे आपकी हड्डी की पहली लेयर पेरियोस्टियम ब्रेक होती है ना, फॉरन ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट ये समझ जाते हैं जी फ्रैक्चर हो गया है और ये अपना काम शुरू कर देते हैं। तो फ्रैक्चर जो है वो क्या करती है, आपकी आउटर लेयर जो होती है बोन की पेरियोस्टियम वो रप्चर कर देती है, जिससे स्टिमुलेट शुरू हो जाती है जी ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह की। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं जी, सबसे पहले एक पोरस मास बनाते हैं कार्टिलेज का, और इसको हम कहते हैं कैलस, जो कि हमारे ब्लड क्लॉट को रिप्लेस कर देता है। ब्लड क्लॉट की जगह कैलस आ गया। अब कैलस के अंदर क्या होता है जी, विद इन कैलस जो है ब्लड हमारे जो है इस हिस्से को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारे जो कार्टिलेज का टिश्यू होगा कैलस उसको ब्रेक करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है वो बोन्स के सेल्स बनाएंगे जो उसको रिप्लेस करते जाएंगे। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो अब आपके कार्टिलेज खाता जाएगा, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो कार्टिलेज की जगह नए बोन्स के सेल्स बनाना शुरू करेगा। इस तरह आपके पास आहिस्ता आहिस्ता 6 हफ्तों में आपका फ्रैक्चर पार्ट हील हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो ये था जी फ्रैक्चर बोन्स क्या होती हैं और ये किस तरीके से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास ये स्केलेटन का मामला खत्म हो गया। स्केलेटन सिस्टम में हमने यानी सपोर्ट के हवाले से जितनी हमने बात करनी थी हमने कर ली। इस चैप्टर में हमें 2 चीजें स्टडी करनी होती है, सपोर्ट और मूवमेंट। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट पढ़ा जी किसके अंदर, प्लांट्स में। फिर हमने मूवमेंट पढ़ा किसके अंदर, प्लांट्स में। प्लांट्स का सपोर्ट और मूवमेंट दोनों हो गया। उसके बाद हमने एनिमल्स का सपोर्ट पढ़ा। एनिमल्स के सपोर्ट में मैंने आपको स्केलेटन के बारे में बताया, उसकी जो 3 टाइप्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तीनों टाइप्स को स्टडी करने के बाद हमने ह्यूमन स्केलेटन की बात की। हमने पहले बात की कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, उनको डिटेल हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारी एंडोस्केलेटन में बोन्स और कार्टिलेजेस नाम के जो टिश्यू होते हैं क्या फर्क होता है उनमें, किस तरह की स्ट्रक्चर्स होता है इनका, फर्क हमने देखा इनमें फर्क क्या होता है, स्ट्रक्चर हमने देखा उनका क्या होता है। फिर हमने देखा कि हमारे बोन्स में जो मुख्तलिफ ज्वाइंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से ज्वाइंट्स हैं, लिगामेंट्स उस ज्वाइंट में जो है लिगामेंट्स का क्या रोल होता है, कौन कौन से टाइप है हमारे पास ज्वाइंट्स की। फिर उसके बाद हमने जो स्केलेटन सिस्टम के काफी डिसऑर्डर्स हैं उनमें से चंद एक को हमने स्टडी किया। आखिर में हमने फ्रैक्चर बोन को स्टडी किया। तो यहाँ एनिमल का भी सपोर्ट खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स पर। मूवमेंट इन एनिमल्स। अब हम एनिमल्स के अंदर बिलखुसूस ह्यूमंस के अंदर पहले हम मूवमेंट की बात करते हैं, फिर हम बाकी जो हमारे एनिमल्स हैं दूसरे जैसे कि जेलीफिश वगैरह उन पर बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात कर लेंगे ह्यूमन की। चलें पहले हम डायरेक्ट नाम ही लिख देते हैं ह्यूमन। ठीक है, तो अब हम मूवमेंट की बात करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम मूवमेंट देखेंगे ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है, इंसानों में मूवमेंट कैसे होती है। उसके बाद दूसरे एनिमल्स की बात कर लेंगे कि जी जेलीफिश, अर्थवर्म, इनमें कैसे मूवमेंट होती है। अच्छा, अब मूवमेंट का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस चैप्टर में। मूवमेंट का मतलब होता है, अगर हम सादा सी जबान यूज करें तो मूवमेंट का मतलब होगा कि अगर आप अपने बॉडी के पार्ट्स को हिलाएं, उनकी पोजीशंस चेंज करें। आपकी बॉडी का हाथ जो है वो सपोज करें ऐसा हुआ है, ये पोजीशन है आपके हाथ की। आप अपने हाथ की पोजीशन यानी कि चेंज कर दें और अब आपने हाथ को सीधा किया। ये क्या किया आपने, आपने अपने पार्ट की चेंज की है पोजीशन। तो इस चेंजिंग पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट इट इज कॉल्ड मूवमेंट। अगर हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स की पोजीशंस को तब्दील कर रहे होते हैं इसको हम मूवमेंट कह रहे होते हैं। लोकोमोशन एक अलहदा चीज होती है। लोकोमोशन से मुराद होता है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, उसको आप लोकोमोशन कहते हैं। और अगर हम साइंटिफिकली स्पीकिंग बात करें साइंटिफिकली, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्टिमुलस आते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं जिससे हमारी बॉडी में एक इरिटेशन पैदा होती है, एक झिंझिलाहट चिड़चिड़ाहट सी आती है। तो आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स करके उस झिंझिलाहट इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करती है। उस रिस्पॉन्स को आप कह रहे होते हो मूवमेंट। ठीक है जी। अब एंड प्लांट्स के अंदर तो आपने मूवमेंट स्टडी किया जी, उसके अंदर तो जो है स्टिमुलस का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके बाद जो है वो ग्रोथ का भी बहुत बड़ा रोल है। ज्यादातर हमारी जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से रिलेट होती है। लेकिन एनिमल्स या खासकर ह्यूमंस के अंदर
जिस तरह हमने देखा ह्यूमंस के अंदर सपोर्ट के लिए पूरा एक निजाम मौजूद है, सपोर्ट के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है जिसको आप कहते हो स्केलेटन सिस्टम। इसी तरीके से हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए सिस्टम तो नहीं होता है, बल्कि आप कह सकते हो मस्कुलर सिस्टम, लेकिन स्पेशल डिजाइन टिश्यूज होते हैं हमारे पास। टिश्यूज है जी, अल्लाह ने हमारी बॉडी में टिश्यूज डाले हुए मूवमेंट के लिए। अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट है तो ये उन टिश्यूज की बदौलत होती है। उन टिश्यूज को हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज। तो आपकी बॉडी में एक खास किस्म के टिश्यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज, एंड दिस मस्कुलर टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन योर बॉडी। अब तमाम मस्कुलर टिश्यूज को अगर आप मिला लो तो ये मस्कुलर सिस्टम हो जाता है। कुछ लोग इसको सिस्टम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट है, आपकी आंखों की मूवमेंट, जबान की मूवमेंट, आपकी एक्सटर्नल मूवमेंट, हाथ की हरकत, पैर की हरकत, जबान की हरकत, या आपकी इंटरनल मूवमेंट जो होती है, आपका जो लंग्स मूव कर रहा है, आपका जो हार्ट जो है वो मूव करता है, धड़कता है, आपके एसोफेगस में जो मूवमेंट है, आपके स्टमक में जो मूवमेंट है, आपकी जो ये जितनी भी मूवमेंट है आपकी बॉडी में, दे ऑल आर कॉज बाय मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज की वजह से होती है। ठीक है जी। अब टाइप्स तो मैं आपको नीचे बताता हूँ। अब मस्कुलर टिश्यूज, जाहिर बात है टिश्यूज है, हम जानते हैं कि टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी टिश्यूज होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। सो अब ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये जिन सेल्स से बने हुए होते हैं उनको हम मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। अब मसल फाइबर्स की एक एबिलिटी होती है, इसलिए तो हमने इसको कहा स्पेशलाइज। मैंने आपको क्या कहा, मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल्स या मसल फाइबर्स। अब ये जो मसल फाइबर्स हैं आपकी बॉडी के बाकी तमाम सेल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की। ये अपने साइज को छोटा कर देंगे, फिर अपने साइज को वापस रिलैक्स होके वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। यानी कि ये आपके पास सपोज करें एक मसल फाइबर है, तो ये क्या कर सकता है जी, ये अपने साइज को रिड्यूस कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, इस पर से फोर्स हटा देंगे, तो ये वापस रिलैक्स करके अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये रिलैक्स हो गया। ये इस टिश्यू की एबिलिटी होती है और इसी वजह से मूवमेंट पैदा होती है। आप अगर अपने हाथ को मूव करके देख लो, अपने हाथ पे हाथ, अपने हाथ पर हाथ रखे बाइसेप्स के पास, तो जब आप अपने हाथ को मूव करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका जो बाइसेप होता है, ये मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, एक आगे टॉपिक आएगा इस चैप्टर में। आप जब अपने हाथ को फोल्ड करोगे, अपने हाथ को शोल्डर की तरफ लाओगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका बाइसेप का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फिर जैसे आप वापस अपने हाथ को सीधा खोलेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका जो बाइसेप का मसल्स है वो वापस सीधा हुआ है। ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ, रफ सी डायग्राम बना के। ये आपका हाथ है जी, ये आपके हाथ की हड्डी है, एक हड्डी, ये फिर एल्बो आ गई, ये आपकी दूसरी हड्डी है, और ये आपका हाथ है। यहाँ पर एक मसल पाया जाता है, एक नीचे भी होता है, लेकिन मैं अभी जरा सिंपल ही रख रहा हूँ, ये कहलाता है बाइसेप। नीचे भी होता है, उसको हम कहते हैं ट्राइसेप, उसका भी रोल है, लेकिन मैंने अभी जरा सिंपल ही रखना है। तो जब आप अपने हाथ को फोल्ड करेंगे, अपने हाथ को शोल्डर की तरफ लाएंगे ऐसे, जब आप अपने हाथ को शोल्डर की तरफ लाएंगे तो आपको आपको महसूस होगा कि आपका ये जो बाइसेप है ये कॉन्ट्रैक्ट करके साइज में छोटा लेकिन थिक हो गया है, छोटा और मोटा। ये क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो आपका एक हाथ का जो बाइसेप मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से आप क्या देख रहे हो, आपके हाथ में मूवमेंट आई है। फिर ये दोबारा जब रिलैक्स होके बिल्कुल दोबारा इसी पोजीशन पे आएगा, सीधा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो आपका हाथ जो है वो वापस सीधा हो जाएगा ऐसे। तो आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपके देखो मूवमेंट आ गई। फिर कॉन्ट्रैक्ट से जब दोबारा रिलैक्स हुआ तो आपके हाथ में मूवमेंट आ गई। तो इसके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट पैदा होती है। सो इंसानों में मूवमेंट के लिए खास किस्म का टिश्यू है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज। ये खास किस्म के सेल से बना हुआ होता है जिसको आप कहते हो मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स की एबिलिटी क्या है जी, कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। यानी ये अपना साइज छोटा कर देंगे, मोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ये अपने साइज को वापस नॉर्मल करेंगे, रिलैक्स होंगे, जिससे इनका साइज वापस नॉर्मल पतला हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स के दौरान ये मसल फाइबर या ये मस्कुलर टिश्यू जिस हड्डी से जुड़ा हुआ होगा वो हड्डी मूवमेंट शो करेगी। ये मसल्स हड्डी से अटैच होंगे और ये अपने साथ जो है वो हड्डी को मूव कर देंगे।
ये पूरा मैकेनिज्म हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को देखने से पहले हम जरा हमारे जिस्म में जो मसल्स की टाइप्स होती हैं जरा उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया मस्कुलर टिश्यू क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपके मस्कुलर टिश्यू किन सेल्स से बने हुए होते हैं। ये हैं जी उनके नाम, मसल फाइबर्स। मैंने आपको इसकी एबिलिटी बता दी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और मैंने आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से इसका जो काम है मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स वो भी बता दिया, मूवमेंट इन पार्ट्स। अब पूरा इसका मैकेनिज्म इसी टॉपिक के, इसी चैप्टर के टॉपिक में बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो इंशाल्लाह वहां देखेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ मसल्स की। आपकी बॉडी में मसल्स कितनी किस्म का होता है, टाइप ऑफ मसल्स। अच्छा, ये मस्कुलर टिश्यू है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम मसल्स कहते हैं। ठीक है, इस मस्कुलर टिश्यू को ही शॉर्ट फॉर्म में हम मसल्स कहते हैं। और मसल्स के, मसल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका मसल फाइबर्स भी या मसल सेल्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 3 किस्म का मसल्स होता है। पहली टाइप कहलाती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी कहलाती है स्मूथ मसल्स, और तीसरी कहलाती है कार्डियक मसल्स। पहली बात करते हैं जी जरा स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्केलेटल या आपके स्केलेटन सिस्टम से अटैच होती हैं, आपकी हड्डियों से अटैच होती हैं। वो मसल्स जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, मसल्स विच आर अटैच विथ बोन्स। जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं वो कहलाती हैं स्केलेटल मसल्स। जितनी भी आपके हाथ में, आपकी कलाई में, आपकी जितनी भी हड्डियां हैं, मैं अगर स्केलेटल सिस्टम हमारे पास बना हुआ है, शायद यहाँ ना हो, लेट मी सी, मैं आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाऊं। ये देखें जी, कहाँ है ये ये आपका स्केलेटन है जी। आपकी इन हड्डियों से मसल्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपके मसल्स है जी, इसके फ्रंट पे भी, बैक पर भी, यहाँ पर भी आपके मसल्स हैं, यहाँ पर भी आपके मसल्स हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ रिब्स पर भी मसल्स हैं आपके। ठीक है जी, यहाँ नेक पर भी मसल्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम पे भी आपकी तकरीबन हर हड्डी से मसल्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये मसल्स हैं आपके, क्या क्या नाम है इनका, स्केलेटल मसल्स। वापिस आते हैं हम टॉपिक पर। ये तो नाम से जाहिर हो गया जी, स्केलेटल मसल्स क्या है जी, ये वो मसल्स होते हैं जो आपकी बोन से अटैच हुए हुए होते हैं या आपकी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से आपकी हड्डियों में मूवमेंट होगी। ये अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे ना तो मूवमेंट किसमें होगी, इन योर बोन्स, इन योर हैंड, इन योर लेग, इन योर बॉडी। सो इनके कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से क्या होता है जी, मूवमेंट होती है हमारी बोन्स के अंदर, मूवमेंट इन बोन्स। हड्डियों में आपकी जो है हरकत पैदा होती है। सो आपके अगर पैर चलते हैं ना, आपकी पैर की हड्डियां मूव करती हैं, या आपके हाथ की हड्डियां, या आपके आपके रान की, या आपके रिब्स की जो हड्डियां मूव कर रही हैं, या आपकी गर्दन की जो हड्डी मूव करती है, ये जो आपकी हड्डियां मूव हो रही है ये इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की वजह से होती है। ठीक है जी। तीसरी बात, इन मसल्स की जो एक्शन होता है वो वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री हमने पढ़ा हुआ है, 2 तरह के एक्शन होते हैं जी, एक वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वो एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, हम उनको चाहे स्टार्ट कर दें, हम उनको चाहे ऑफ कर दें, उन एक्शंस को हम कहते हैं वॉलेंट्री। और जो अपोजिट होती है उनको आप कहते हो वो इनवॉलेंट्री। अब इनकी जो एक्शंस होते हैं, मसल्स फाइबर को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है, ये हम कंट्रोल करते हैं। हम कंट्रोल करते हैं जी हमारे ये जो बाइसेप्स होते हैं, हाथ के मसल्स, ये कब कॉन्ट्रैक्ट हो, कब रिलैक्स हो। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, ये वॉलेंट्री एक्शन है। आप देखो ना, आपके हाथ के जो मसल्स है, आप इनमें जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स पैदा करोगे तो आपके हाथ की मूवमेंट होगी। ये स्केलेटन मसल्स है क्योंकि हड्डी से जुड़े हुए, ये स्केलेटन मसल्स है क्योंकि आपकी बोन्स में मूवमेंट पैदा कर रहे हैं। लेकिन इनका मूवमेंट, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स है, या आपकी विश पर है। आप चाहे अपने हाथ को हिलाना तभी आपका हाथ हिलता है, जब आप चाहे हाथ ना हिले तब आपका हाथ नहीं हिलता। तो वॉलेंट्री एक्शन हो गया। तो these muscles are attached with bones. These muscles help in the movement in your bones and they are voluntary in action. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये आप वैसे तो ये एक एक सेल है, ये पूरा टिश्यू है। ठीक है जी, जिसके अंदर मैंने कितने सेल्स बनाए हुए, ये एक पूरा मसल फाइबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। 7 मसल फाइबर्स बनाए हुए, किसी एक को आराम से ले सकते हो, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। तो इन मसल फाइबर्स का, मसल्स पूरे टिश्यू की बात नहीं कर रहा मैं, मसल फाइबर्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो मसल्स फाइबर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। इनका शेप कैसा है, कैसे, सिलेंडर। देख लो आप, ऐसा है इनका, सिलेंडर शेप का, ये ऐसा।
सिलेंड्रिकल शेप होता है इनका, उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट होती है ये। शेप कैसा है इनका? सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब होता है कि आपके एक एक मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3 4, काफी। देखो आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये सारे जो है ना ये न्यूक्लियस है। तो इनका मसल फाइबर, इनका जो फाइबर होता है यानी मसल फाइबर, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। एक और खास बात, आपको इनमें सेट्रिएशंस नजर आती है। सेट्रिएशंस यानी कि ऐसी लाइनें, देख रहे हो आप इस डायग्राम को, देखें आप इस डायग्राम को, ये आपको लाइंस नजर आ रही है। अगर मैं ब्लैक मार्कर यूज करूं तो ये देखें जी, एक ये लाइन आ गई, फिर एक ये लाइन आ गई, फिर एक ये, फिर एक ये, एक ये, यानी एक डार्क लाइन है, एक ब्राइट लाइन है, फिर एक डार्क लाइन है, फिर एक ब्राइट। ये देखें ये डार्क है, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऑल्टरनेट। ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट, फिर ये डार्क, ऐसे। इनके पीछे रीजंस हैं, वो हम जब इसकी मूवमेंट का मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे, बस अभी जहन में रख लीजिएगा, इनको हम कहते हैं सेट्रिएशंस। इनमें सेट्रिएशंस पाई जा रही है, तो सेट्रिएशंस जो है वो मौजूद होती है प्रेजेंट। तो ये कुछ इसकी जहन में रख लिएगा। इसके मुतालिक स्केलेटल मसल्स क्या है जी? वो मसल्स जो आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है उनको आप स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये आपकी हड्डियों में मूवमेंट पैदा करती है, इनका एक्शन वॉलेंट्री होता है। इनका शेप, अगर इनके फाइबर्स का शेप देखें तो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है, यानी एक एक फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जबकि इनमें सेट्रिएशंस आपको नजर आएंगी, मिलेंगी। अब हम दूसरी टाइप की बात करते हैं जी, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपके ऑर्गन्स में पाई जाती है, मसल्स इन योर इंटरनल ऑर्गन्स, या इंटरनल तो जरूरी नहीं है, जबान में भी तो यही है, इन योर ऑर्गन्स। आपके जिस्म में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती लेकिन मसल्स हैं। मसल्स हैं, हड्डियां नहीं है उनमें। वो मसल्स कौन सी हैं? वो स्मूथ मसल। मिसाल के तौर पे आप अपनी जबान को देखें, आपकी जबान में मूवमेंट देखो, आपकी बॉडी में जिस पार्ट में भी मूवमेंट हो रही है वहां मसल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मूवमेंट किस वजह से होती है? मसल्स की वजह से। तो जो पार्ट भी आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स कि उनमें मसल्स है। लेकिन अगर आप अपनी जबान को देखें, अपने जो है दिल को छोड़ दिएगा, जबान देखें, एसोफेगस को देखें, रिप्स इनको देखें, लंग्स को देखें, स्टमक को देखें, इंटेस्टाइन को देखें, किडनी को देखें, इन सब पार्ट्स के अंदर मूवमेंट जरूर है लेकिन इनमें हड्डियां नहीं है। तो ये कौन से मसल्स से बनी हुई है जिनमें हड्डियां नहीं होती? उनको आप कहते हो स्मूथ मसल्स। सो स्मूथ मसल्स क्या है जी? ये वो मसल्स होती हैं जो हड्डियों से अटैच नहीं होती। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन जिनमें हड्डियां नहीं होती ना, उनमें ये मसल्स पाए जाते हैं, और ये उन ऑर्गन्स में मूवमेंट पैदा करती है। मूवमेंट इन ऑर्गन्स। तो मिसाल के तौर पे आपका लंग्स अगर हम ले लें, तो हम जानते हैं जी कि लंग्स के अंदर कोई हड्डी नहीं है, और लंग्स के अंदर मूवमेंट होती है, वो एक्सपेंड करता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर दोबारा फूलता है, फिर दोबारा सिकुड़ जाता है। सो अब लंग्स के अंदर कौन सा वाला मसल्स है? स्मूथ मसल्स है। ये मसल्स जो है अटैच करने के लिए इनको हड्डी की जरूरत नहीं होती, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिनसे पूरा बॉडी पार्ट जो है वो मूव करता है। इसी तरह आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, एसोफेगस में यही मसल्स है, जबान में यही मसल्स है। तो ये आपके ऑर्गन्स में जो पाए जाने वाली मसल्स होती है उनको आप स्मूथ मसल्स कहते हैं। ये आपके ऑर्गन्स में मूवमेंट पैदा करती हैं। इनका एक्शन कैसा होता है? इनवॉलेंट्री, यानी इनकी मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होती, एक ऑटोनोमिक यानी एक ऑटोमेटिक टाइप की मूवमेंट होती है। ठीक है, आपके मूवमेंट, आप लंग्स को, आप चाहे लंग्स रोक दें, आप चाहे लंग्स की मूवमेंट शुरू कर दें, इम्पॉसिबल, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। अगर हम इसका शेप देखें तो इसका शेप, इसके फाइबर का शेप होता है स्पाइंडल शेप। स्पाइंडल, स्पाइंडल शेप कहते हैं ना, मछली के शेप को आप कहते हैं स्पाइंडल शेप, ऐसा ये स्पाइंडल शेप कहलाता है। ये तो इनका आप देख लो, ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है आपकी, स्पाइंडल शेप है ये। और ये यूनिन्यूक्लिएट होती है। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब हर एक मसल फाइबर का खाली एक ही सेल होगा, ऐसा एक सेल होता है जी, देखें सेंटर में पाया जाता है, प्रीफेरल रीजन में, ये रहा, इस वाले का ये रहा, इस तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा। तो खाली एक एक सेल होता है जी इनके एक एक फाइबर के अंदर, और इनका फाइबर किस शेप का है? इनका फाइबर जो है वो यूनिन्यूक्लिएट है। जबकि आप देखें इसमें सेट्रिएशंस आपको नजर नहीं आ रही, इनमें सेट्रिएशंस नहीं होती, कोई लाइट डार्क ब्रांड नहीं आ रहा, तो नो सेट्रिएशन, नो सेट्रिएशन। सेट्रिएशंस का काम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्चुअल में अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स है।
दो किस्म के प्रोटीन्स होते हैं आपके मसल्स के अंदर, एक्टिन मायोसिन, उनकी अरेंजमेंट से ये सेक्रेशंस बनती हैं। तो मूवमेंट है तो हम पढ़ेंगे कि मसल्स हमारा जो है मैकेनिज्म किस तरह है जी इसके मूवमेंट का, तो उसमें हम देख लेंगे सेक्रेशंस को। तो दोनों में काफी फर्क है। स्मूथ मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो आपकी हड्डियों पे पाई जाती है, जबकि स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स में आपके ऑर्गन्स में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स आपकी हड्डियों में मूवमेंट पैदा करता है, जबकि स्मूथ मसल्स आपके ऑर्गन में मूवमेंट पैदा करता है। स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट वॉलंटरी होती है, जबकि स्मूथ मसल्स की जो मूवमेंट है वो ज्यादातर इनवॉलंटरी होती है। स्केलेटन मसल्स का जो फाइबर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जबकि स्मूथ मसल का जो फाइबर है वो स्पाइंडल शेप का होता है और यूनी न्यूक्लिएट होता है, एक न्यूक्लियस वाला। स्केलेटन मसल्स में सेट्रेशन पाई जाती है, जबकि स्मूथ मसल्स में सेट्रेशन नहीं पाई जाती। तीसरी और आखिरी टाइप होती है जी कार्डियक मसल्स। नाम से जाहिर हो रहा है कार्डियक दिल को कहा जाता है। आपका दिल बिल्कुल एक सेपरेट टाइप के मसल से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं कार्डियक। ये बिल्कुल दोनों से अलग है, स्केलेटन से भी अलग है, स्मूथ से भी अलग है। बट ये मसल्स आपको सिर्फ एक ही ऑर्गन में मिलेगा, हार्ट। तो मसल्स इन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। एक बात याद दिलाइएगा, ब्रांच वाली बात बताना भूल गया, ब्रांच बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे ब्रांचेस नजर आ रही है। तो आपका दिल बिल्कुल एक अनोखे मसल से बना हुआ है, उनको आप कहते हो कार्डियक मसल्स। ये दोनों का एक लिहाज से देखा जाए ना मिक्सचर है, सेट्रिएशन है और यूनिन्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लियर नहीं होगा, अभी आपको नजर आएगा। तो मसल्स आपके जो हार्ट में पाई जाती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। इनका काम क्या है जी, ये आपके दिल के अंदर की मूवमेंट पैदा करता है। आपका जो दिल धड़क रहा है, दिल जो है वो सिस्टोल डायस्टोल जो होता है वो इन मसल्स की वजह से होता है। मूवमेंट इन हार्ट इज कॉज्ड बाय दिस मसल्स। इनका एक्शन भी इनवॉलेंट्री होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। हार्ट एक ऑटोमेटिकली खुद ही मूवमेंट करता रहता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। जब आपके हार्ट को बीट ज्यादा करनी पड़ेगी वो करेगा, आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद होता है। इसका शेप बिल्कुल स्केलेटन मसल्स की तरह जो है सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, स्केलेटन मसल्स की तरह इसका भी आप देख लो सिलेंड्रिकल शेप है। लेकिन इनके अंदर जो है या तो एक न्यूक्लियस होता है यानी यूनी न्यूक्लिएट हुए, या फिर कुछ इनके फाइबर्स ऐसे होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको हम कहेंगे फिर वो बाय न्यूक्लिएट हो गया। तो इनके फाइबर में या तो आपको एक न्यूक्लियस नजर आएगा या दो न्यूक्लियस नजर आएंगे, जबकि स्केलेटन मसल्स की तरह इनमें भी सेट्रिएशंस पाई जाती हैं, सेट्रिएशंस इनमें भी मौजूद होती है, प्रेजेंट। ठीक है जी। सो इनमें सेट्रेशन होती हैं, तो कुछ हद तक ये कार्डियक से मिक्स, कार्डियक जो है कुछ हद तक स्केलेटन से मिल रहे हैं, कुछ हद तक ये स्मूथ से मिल रहे हैं। एक और डिफरेंस बताता चलूं कि ये जो आपकी स्केलेटन मसल्स होती हैं अनब्रांच होती हैं, यानी इनमें कोई ब्रांचेस नहीं है, ये सारी अलग अलग होती हैं, अनब्रांच। ठीक है, ये नहीं है कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, ये सारी सेपरेट है। हर स्केलेटन मसल फाइबर दूसरे से अलग है, एक दूसरे से जुड़कर कोई ब्रांच नहीं बनी हुई। सिमिलरली ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये भी अनब्रांच होती है, ये भी अनब्रांच होती है, इनमें भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, हर स्मूथ मसल फाइबर दूसरे से अलग है। जबकि ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच होती है जी, एक दूसरे से कनेक्ट होकर पूरा एक नेटवर्क बना देती है। डायग्राम में देखें आप, ये देखें जी, ये आपके स्केलेटन मसल है, ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, ये ठीक है, आपस में कनेक्टेड हुई है जी बाय ब्रांचेस। तो इस वजह से भी ये तीनों से डिफरेंट हो गया। तो ये तीन किस्म की आपके पास मूवमेंट पाई जाती है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। हमने बात करी मूवमेंट किस तरह होती है, मसल टिश्यूज क्या है, मसल टिश्यूज जिन सेल से बना हुआ होते हैं उनको मसल फाइबर स्पेशल क्यों होते हैं, मूवमेंट इनकी वजह से होती है। तीन तरह के मसल्स को हमने स्टडी किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस स्मूथ स्केलेटन मसल्स को लेंगे। सबसे पहले उसका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जी कि इसका फाइबर कैसा बना हुआ है, क्या क्या चीजें इसके फाइबर में पाई जाती हैं, मायोफाइब्रिल्स क्या होती हैं, एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं। फिर देखेंगे स्केलेटन मसल्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता कैसे, कैसे स्केलेटन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, किस तरह फिर ये वापस रिलैक्स कर जाती हैं, यानी इस मैकेनिज्म पढ़ेंगे इनकी मूवमेंट का। दैट वुड बी अ टफ टॉपिक, तो कोशिश करिएगा कि कल की क्लास जो है वो लाजमी अटेंड करें। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। आज की क्लास को बस हम यहीं वाइंड अप करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।